में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उषा राजावत। दर्शकों, देश भर में न जाने कितनी महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। जो जागरूक हैं वो स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। आमतौर पर महिलाओं में होने वाले रोग ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, विटामिन डी एफिशिएंसी, पीओसी और एनीमिया, ये वो खतरनाक बीमारियां हैं जिन्हें महिलाएं पहचान नहीं पाती और इनका शिकार हो जाती हैं। लेकिन सही वक्त पर सही इलाज करने पर इन बीमारियों से कुछ हद तक बचा जा सकता है। आज इन्हीं बीमारियों में से हम ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति जोशी जी। मैम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आज हम अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ मैम से जानना चाहेंगे कि यह जो ब्रेस्ट कैंसर है ये किस तरह का रोग है और ये कैसे फैलता है, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मैम। तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि स्त्रियों में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो किस तरह का रोग है ये। आज आपने एक बहुत ही अच्छा विषय लिया है चर्चा के लिए जी। और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो इंडिया में भी, भारतवर्ष में भी बढ़ता जा रहा है जी। पहले कुछ वर्षों पहले ऐसा था कि भारत में बच्चेदानी का मुंह का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होता था और ब्रेस्ट कैंसर कम था। लेकिन अब कुछ वर्षों में देखने को आया है कि ब्रेस्ट कैंसर भी सर्वाइकल कैंसर के बराबर ही हो रहे हैं। मतलब उसका भी इंसिडेंस 25.8 पर 1 मिलियन वुमेन के ऊपर है, जो कि काफी हाई है। तो ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके कई सारे कारण जो है हमारी लाइफस्टाइल से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको आज ये बहुत आवश्यक है कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए अभी जो पब्लिक में अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल स्वाति जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई आपने। दर्शकों, ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जागरूकता की कमी के कारण कई महिलाएं संकोच करती हैं बताने में। इसी कमी के कारण एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर 20 महिलाओं में से एक महिला जो कैंसर से पीड़ित हो सकती है और होना पड़ता है उसे। तो स्वाति जी मैम, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आजकल हम सभी जानते हैं केसेस काफी बढ़ रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कारण है, क्यों बढ़ रहे हैं ये मामले? इसका सबसे पहला कारण है कि हमको ना इसके रिस्क फैक्टर समझने पड़ेंगे, है ना, कि ब्रेस्ट कैंसर किन महिलाओं में अधिक होता है या कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि जिनमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इस बात की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि उन महिलाओं को हमेशा सजग रहना चाहिए जिनके सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री हो, है ना, मतलब जिनके परिवार मतलब जिनका ब्लड रिलेशन हो, जैसे माँ है या मौसी है या नानी है या दादी है, ऐसा जिनसे ब्लड रिलेशन हो महिला का, उसमें अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, अगर किसी एक व्यक्ति को हुआ है तो उसमें रिस्क डबल हो जाती है। और अगर परिवार में किसी 2 को हुआ है तो उसकी 3 गुना रिस्क बढ़ जाती है। तो सबसे पहले ऐसी महिलाओं को बहुत ही सजग रहने की जरूरत है जिनके फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है। दूसरे जो रिस्क फैक्टर है वो एज है ना, मतलब अगर लेट एज है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं भी बढ़ती जाती है। तीसरा क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना, जो कि अभी आपने एक पीसीओडी बताया, है ना। तो क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं आजकल, उसके भी कई कारण है, वो तो एक बहुत ही अलग विषय है बात करने के लिए। लेकिन शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगी कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से क्या होता है, मतलब कभी भी खाना, कभी भी सोना, जंक फूड खाना, इन सब से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और स्त्रियों के हार्मोन्स इतने डेलिकेट होते हैं कि कुछ हार्मोन्स अगर ज्यादा हो जाएं, जिसमें कि ईस्ट्रोजन्स वगैरह हैं, तो वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा एक तरह से तूफान मचा देते हैं और उसमें एक कारण ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। तीसरा, जैसे अगर हम कहते हैं अर्ली मिनार्की एंड लेट मेनोपॉज। अर्ली मिनार्की मतलब कि जब से
माहवारी शुरू हुई है ना, अगर उसकी उम्र कम है, जो हम आजकल देखते हैं अर्ली प्यूबर्टी शुरू हो गया है, मतलब कि पहले जो है माहवारी का समय 14, 15, 16 साल में आता था, आजकल 9 से 10 साल में आ गया है। उसके भी कई सारे कारण हैं जो मैं आपको कभी बताऊंगी विस्तार से। और लेट मेनोपॉज मतलब कि जो महीना जाने का समय है वो पहले आमतौर से 45 में जाता था, आजकल वो 50 के ऊपर हो गया है, मतलब 52-53 साल में भी। इसकी वजह से एक बहुत ही लंबी जो है उसको कहना चाहिए हार्मोनल साइकिल होती है, और जितने हमारे शरीर में हार्मोन्स देर तक रहेंगे या उथल पुथल करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर की संभावना उतनी ही बढ़ती जाती है। तो स्वाति जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके बाद जैसे कि स्वाति जी हम बात कर रहे थे, अभी आपने बात बताई पारिवारिक इतिहास के बारे में, मतलब पहले है तो इसके लिए जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां ले रही है, इसका भी एक कारण हो सकता है। जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर का गर्भ निरोधक गोलियां भी क्या है कि बहुत लंबे समय तक एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने वही बताया कारण हार्मोन्स की अधिकता हमारे बॉडी में। तो जब भी हम बताते हैं क्या होता है कि जैसे गर्भ निरोधक गोलियां किन महिलाओं को लेना चाहिए ये बहुत जरूरी है, और कितने समय तक लेना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। तो गर्भ निरोधक गोलियां आम तौर से जैसे अर्ली एज में अपन ले सकते हैं, जैसे एक बच्चा हो गया, फिर दूसरे बच्चे की वो स्पेसिंग करना चाहते हैं 2 साल 3 साल, तब ले सकते हैं। लेकिन आमतौर से हम लोगों ने, और लेट एज भी नहीं लेना चाहिए, है ना। अब क्या होता है कि हम लोग भी डॉक्टर्स भी देखते हैं कि हम अगर एक बार लिख देते हैं गोली, मरीज को समझाते भी हैं कि भाई इसको ज़्यादा समय तक नहीं लेना, और लेना भी है तो थोड़ा इंटरप्टेड लीजिए, जैसे 6 महीने लीजिए, फिर 2-3 महीने का गैप कर दीजिए, फिर लीजिए। लेकिन वो इतनी सुविधाजनक होती है, और महिलाएं अपने कामों में, घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती है कि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देती, और सालों साल उनका जो है सेवन करती रहती है, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होना लाजमी। तो स्वाति जी जैसे कि जो महिलाएं हैं बताते हैं देश में जो महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की जो शुरुआत जो संकेत होते हैं, तो वो उनको कैसे जान ले वो कि उनको इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। ये एक बहुत ही अति आवश्यक प्रश्न आपने किया है कि हमको कैसे पता चले कि हमको कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो रहा है ना। तो इसके क्या लक्षण होते हैं कि अगर ब्रेस्ट में कोई गठान हो, है ना, यहाँ मैं अभी गठान के बारे में भी बताऊंगी आपको, लेकिन अगर ब्रेस्ट में कोई गठान हो, या कोई ब्रेस्ट से हमारे डिस्चार्ज आने लगे, कोई छोटा बच्चा नहीं है दूध पीता हुआ, लेकिन ब्रेस्ट में से कोई पानी जैसा आने लगे, या कई बार क्या होती है कि न तो हमें गठान महसूस हुई न पानी आए, लेकिन ब्रेस्ट के ऊपर की खाल जो होती है ना, उसको पकरिंग हो जाती है। पकरिंग मतलब कभी आपने संतरा देखा होगा, संतरे का जो छिलका होता है ना, उसमें से छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, उसी तरह से वो खाल हो जाती है और फिक्स और हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए महिलाओं को क्या हम हमेशा बताते हैं कि आपको स्वत का परीक्षण कर सकते हैं, जिसके कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट बोलते हैं। और ये बहुत ही आसान एक तरीका होता है कि महिलाएं नहाने से पहले अपने ब्रेस्ट को हम समझाते हैं कि 4 भागों में बांट सकती हैं, और अपने सीधे हाथ की हथेली, जिसको हम पाम बोलते हैं, इससे वो चारों भागों में अच्छे से महसूस करें, है ना, दबा के, कि देखें कि कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही, और अगर उनमें कोई भी गांठ महसूस हो तो वो डॉक्टर के पास जाए। और इसमें मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि सभी गांठें कैंसर नहीं होती, है ना। कुछ महिलाओं तो इतनी ज्यादा चिंता में आ जाती हैं कि हमको ये गांठ हो गई, हमारे को कैंसर तो नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90% 80% जो गठाने हैं ब्रेस्ट में, उनको हम बोलते हैं फाइब्रो एडिनोमा, है ना। फाइब्रो एडिनोमा एक तरह की गांठ होती है जो कि कैंसर नहीं होती, है ना। ये हमारे ब्रेस्ट में कई लोगों को हो जाती है और बनती बिगड़ती रहती है। लेकिन अगर फाइब्रो एडिनोमा है तो आपको डॉक्टर के पास जाके सारा ट्रीटमेंट, टेस्ट जरूर करवाने हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि वाकई में कैंसर के लिए स्तन में अगर गांठ है तो जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, लेकिन यह कितना घातक हो सकता है आगे चल के, काफी टाइम से अगर उस महिला के अंदर गांठ है तो। जी हाँ, अगर गांठ है तो सबसे पहले तो क्या उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हमने सेल्फ एग्जामिन किया, हमको लग रहा है गठान है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर टेस्ट करेगा
और ये तय करते हैं हम कि ये गठान किस तरह की है ना। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है, आजकल अल्ट्रासाउंड हो जाता है। अल्ट्रासाउंड में ही ब्रेस्ट की गठान कितनी बड़ी है, उसका साइज क्या है, वो ब्रेस्ट के किस पोर्शन में है और कितनी अंदर धसी हुई है या ऊपर है ना। और सबसे बड़ी बात, फ्री है कि नहीं। फ्री है कि नहीं मतलब अगर हम उसको हाथ से छूते हैं तो वो पूरे ब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट में इधर उधर घूम सकती है। फिक्स नहीं है मतलब वहां पर चिपकी हुई नहीं है। अगर वो गास्ट फ्री है तो फिर डरने की बात नहीं है। और उसको हम लोग फाइब्रोएडिनोमा या ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं, जैसे वो चूहे जैसा होता है, इधर उधर घूमता है। लेकिन अगर कोई फाइब्रोएडिनोमा भी है तो भी अगर उसका ट्रीटमेंट आता है, अगर वो ट्रीटमेंट से नहीं ठीक होता तो फिर वो ऑपरेट करके निकालते भी हैं। लेकिन अगर कोई यंग एज है और कोई उसमें कोई तकलीफ नहीं है तो यूजुअली हम उसको छोड़ देते हैं और 6-6 महीने में उसका फॉलोअप जरूर करते हैं कि वो बढ़ तो नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई। लोगों के मन में काफी सारे सवाल पैदा होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और आगे और भी जो बीमारियां हैं, तो उनका जवाब मिलना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आगे मैं स्वाति जी से पूछना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर के कितने स्टेज होते हैं और कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है? जी हाँ, ये आपने पूछा। हालांकि ये स्टेजिंग का काम डॉक्टर करते हैं जी। और स्टेजिंग करने के लिए ना कई सारे टेस्ट का सहारा लिया जाता है ना। इसमें जैसे कुछ टेस्ट मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले तो मतलब जो एग्जामिनेशन है ना, कि गांठ है कितनी बड़ी है, फिक्स है, स्किन से फिक्स है क्या, है ना। और उसके बाद में क्या होता है, उसका साइज क्या है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में ना छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिनको कि लिम्फ नोड्स बोलते हैं, है ना। और ये लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो या तो अगर वो कहना चाहिए हमारे शरीर की सिपाहियां हैं, सिपाही रहते हैं वो, सोल्जर्स, है ना। तो जैसे ही कहीं इन्फेक्शन हो या कोई कैंसर हो तो वो बढ़ जाती है ना। तो वो फिक्स होती हैं हमारी बॉडी में। तो जैसे हमारे ब्रेस्ट की जो गठाने हैं या लिम्फ नोड्स जो हैं वो हमारे एक्जिला या कांख जिसको बोलते हैं ना, वहाँ रहती हैं। तो डॉक्टर वो पैल्पेट करते हैं, तो लिम्फ नोड्स है क्या, कितनी लिम्फ नोड्स है, कितनी बड़ी और क्या क्या इन्वॉल्व है, ये तो एग्जामिनेशन में हो जाता है। दूसरा क्या होता है, एक टेस्ट होता है जिसको कि एफएनएसी बोलते हैं। एफएनएसी मतलब उस गठान में से एक बारीक सी सुई से पानी निकाला जाता है और उसका टेस्ट करके पता किया जाता है कि वो कैंसर है अथवा नहीं है, ठीक है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट ब्रेस्ट उसमें है वो है मैमोग्राफी, ठीक है। मैमोग्राफी ब्रेस्ट के लिए सबसे सटीक, ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे सटीक टेस्ट होता है ना। और उस मैमोग्राफी में एक तरह का एक्सरे होता है वो, तो वो एक्सरे में ये पता चलता है कि ये जो है वो कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला हुआ है, नीचे तक, मतलब नीचे हमारी मसल्स होती है चेस्ट की, उसके अंदर तो नहीं धसा हुआ है। अगर हमको कभी कभी मैमोग्राफी में डाउट होता है तो एमआरआई टेस्ट के द्वारा भी हमें पता चलता है। इसके हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इस तरह के 4 स्टेजेस होती हैं। और नेचुरली अगर मरीज अर्ली स्टेज में चला जाए, स्टेज 1 या स्टेज 2 में भी, तो भी उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। और सर्वाइवल रेट जो हम कहते हैं ना कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्वाइवल रेट कैंसर की सर्वाइवल रेट से बहुत अच्छी होती है ना। एटलीस्ट 5 इयर्स की सर्वाइवल रेट तो होती है अगर हम स्टेज 1 और 2 में ही कैंसर को डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट ले लें। बहुत ही जागरूक बात बताई आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ मैं। बताते हैं कि 1, 2 और तीसरी स्टेज में कैंसर के मरीज को, ब्रेस्ट कैंसर के मरीज को ठीक किया जा सकता है, लेकिन चौथी स्टेज में ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आगे पूछना चाहूँगी कि ऐसे में किस तरह का इलाज संभव है, कौन कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट लिए जाते हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पहले तो यही है कि अगर वो ऑपरेबल है, मतलब कि अगर ऐसी गठान है जो कि ऊपर है, नीचे धसी नहीं है, तो सबसे पहला काम तो उसको ऑपरेट करके निकालना होता है ना। एक बार ऑपरेशन हो जाए, और उसके कई सारे कैंसर के ना वेरिएंट्स होते हैं, है ना। वेरिएंट्स मतलब जो हम पैथोलॉजी की जांचें कराते हैं, जिसको कि हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं, तो उसमें पता चलता है कि वो किस टाइप का कैंसर है ना। जैसे ब्रेस्ट में हमारे मेनली 2 टिश्यू होते हैं,
एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, एक डक्ट्स होती है, तो डक्ट्स का कैंसर है कि टिश्यू का कैंसर है, और उस हिसाब से अगर और स्टेजिंग की जाती है। उसके बाद अगर ऑपरेशन के बाद वो स्टेजिंग और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट से हमको ये पता चलता है कि अभी हमें आगे पेशेंट को कीमोथेरेपी देनी है कि रेडियोथेरेपी देनी है। ये दोनों थेरेपी भी ऑपरेशन के साथ साथ चलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर स्टेज 1 और 2 में हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, तो बाद में रेडियोथेरेपी के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन नेचुरली स्टेज 4 कैंसर तो मतलब सब जगह फैल चुका है, उसमें फिर कीमोथेरेपी दी जाती है, लेकिन उसमें फिर सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा नहीं रहता। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कीमोथेरेपी की, रेडिएशन थेरेपी की, लेकिन ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अब क्या है कि नुकसान शब्द ऐसा है कि इसमें कैंसर होना ही शरीर में सबसे बड़ा नुकसान है ना। लेकिन अब क्या होता है कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन, ये दोनों चीजें क्या हैं, जैसे हमारे शरीर में सब जगह, आपको सरल भाषा में समझाऊं तो कैंसर के सेल्स फैल चुके हैं, है ना। अब हम हर अपने ब्लड में से, अपने दूसरे शरीर के अंगों में से उसको चुन चुन के तो नहीं निकाल सकते, है ना। तो उन कैंसर के सेल्स अगर वो दूसरी जगह फैले हैं तो वो वहां पर बढ़ने लगेंगे, तो उनको निकालने का नेचुरली यही उपाय है कि कीमोथेरेपी करें और रेडियोथेरेपी। क्योंकि कीमो और रेडियोथेरेपी क्या करते हैं कि जाके उन कैंसर सेल्स को मारते हैं जो कि हमारे शरीर में उस जगह के अतिरिक्त और जगह फैले हुए हैं। लेकिन चूंकि हमको अगर किसी को मारना है तो नेचुरली जो हमारा वेपन है वो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं दूसरा नुकसान तो देगा ही। लेकिन ऐसे कंडीशन में हमको वे करना होता है मतलब ये देखना होता है कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से मरीज को ज्यादा दिक्कत है कि भाई उसको नहीं देने से ज्यादा दिक्कत है। तो नेचुरली कुछ ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हेल्प करती ही है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ऐसे नहीं होते कि जो टॉलरेट नहीं हो, है ना, वो वक्त के साथ ठीक भी हो जाते हैं। स्वाति जी, एक प्रश्न और फिर से मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि कोई भी महिला खुद को एग्जामिन कैसे करे कि उसको अंदर से गांठ है या ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं? वही मैंने शुरुआत में बताया था, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो उन महिलाओं को भी बहुत सजग रहना चाहिए जिनके ब्रेस्ट हैवी होते हैं, है ना। हमने देखा है कि कुछ महिलाओं के ब्रेस्ट बहुत हैवी होते हैं क्योंकि वो जेनेटिक भी होता है ना। तो उन लोगों को तो बहुत सजग रहना चाहिए, और आमतौर से सभी महिलाओं को कभी भी जब वो फ्री टाइम में हो या नहाने के समय का बेस्ट टाइम होता है कि वो अपने हथेली से, है ना, ब्रेस्ट को हम ऐसे 4 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4, और एक एक भाग को अलग अलग से पैल्पेट करना मतलब कि हमारे पाम का ब्रेस्ट पे थोड़ा सा जोर देके महसूस करना कि उसमें कोई गठान तो नहीं फील हो रही, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने रजाई देखी होगी, पहले वो जो रुई के रजाइयाँ होती थी उसमें कहीं कहीं लम्प्स बन जाते थे रजाइयों में। अगर आप इमेजिन करिए कि उस रजाई में कहीं लंप है, कहीं कपास इकट्ठा हो गया है, और आप ऊपर से उनको ऐसे करें तो आपको कैसा महसूस होगा कि भाई नॉर्मल रजाई से यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है। इसी तरह से ब्रेस्ट में भी नॉर्मल ब्रेस्ट से एक जगह कुछ अलग है, ये अपन हर एक महिला नोटिस कर सकती है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते तो क्या उनको भी कैंसर होने का खतरा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। ये हालांकि उन पे कम होता है ये खतरा, लेकिन हो सकता है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ, हालांकि हमारे इंडिया में इतना नहीं होता, लेकिन एक है ना जीन टेस्ट होता है, फॉरेन कंट्रीज में ये होता है कि जैसे हमारे माँ को है या मौसी को, मैंने बताया जो जेनेटिक्स होते हैं, उसमें अगर किसी को हुआ है तो वो जीन टेस्ट कराते हैं, और अगर आप में वो जीन का एक पर्टिकुलर परसेंटेज पाया जाता है तो ये एज्यूम करते हैं कि भाई आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसे एंजेलिना जोली, शायद आजकल तो सभी लोग हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो एंजेलिना जोली का नाम सभी जानते हैं। उन्होंने, उनके फैमिली में था तो उन्होंने अपना दोनों ब्रेस्ट रिमूव कराए हुए हैं,
क्योंकि उनका वो टेस्ट बहुत हाई स्कोर में था। तो ये तो फॉरेन कंट्रीज की बात है, अपने यहाँ तो ये सब संभव नहीं है ना। लेकिन अगर यंग एज में होता भी है और अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट संभव है, और वो अच्छी, जिसको कहते हैं कि लाइफ बाद में वो लीड करते हैं। लेकिन जो आप यहाँ एक पॉइंट बता रहे हैं कि अगर पहले यंग एज में हो जाए कैंसर तो बाद में उनकी लाइफ का क्या है ना, मतलब बाद में उनके शादी और बच्चे है ना, सब जो शादी हो चुकी है तो बच्चों का क्या। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी महिला को यंग एज में हुआ है जिसके बच्चे नहीं हैं अभी, तो आजकल जो एक IVF तकनीक करते हैं ये लोग, तो उसमें ये लोग एग प्रिजर्व कर लेते हैं, है ना। मतलब क्या कि महिला के बॉडी में से अंडे निकाल के उसको फ्रीज करवा देते हैं, है ना, जो बाद में उनके जो है वो एम्ब्रियोज बना के वो बाद में उसके द्वारा बच्चे भी उनको हो सकते हैं नॉर्मली। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान कई थेरेपी और सर्जरी की जाती है, लेकिन समय के साथ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उनके आहार की बात करना चाहूँगी। जो महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, उनको खास क्या ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि हमारे तो महिलाओं के जो आहार है वो बहुत ही डेफिशिएंट है, मतलब कि उसमें सबसे ज़्यादा कमी जो है वो प्रोटीन्स की रहती है, क्योंकि ऐसा जो हमारा भारतीय खाना है ना, वो आप देखो तो उसमें प्रोटीन्स बहुत ही कम होते हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज में जो है वो नॉनवेज वगैरह बहुत लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट है, चने हैं, सोयाबीन है, पनीर है ना, ये सारी चीज़ें, दालें हैं, ये बहुत लेना चाहिए। विटामिन लेना चाहिए, हरी सब्जियाँ बहुत खाना चाहिए, ताजे फल बहुत लेना चाहिए, दूध भी आपको अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। जी, बिल्कुल। स्वाति जी, एक और आखिरी प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि कैंसर के मरीजों को सबसे ज़्यादा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है, तो ऐसे में इनके उपचार के लिए व्यायाम कितना जरूरी है? ये जो व्यायाम की बात कही है, इसमें मैं एक पॉइंट डालना चाहूंगी। व्यायाम दो तरह का है, एक शारीरिक और उतना ही ज्यादा मानसिक, है ना। तो एक शारीरिक व्यायाम तो जिस तरह से उनकी शरीर की कंडीशन है तो वो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन एक मानसिक व्यायाम यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और उनके रिलेटिव्स को, डॉक्टर्स को, उनके साथ में जो भी रहते हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको एक होप टुवर्ड्स लाइफ उनको दिखानी चाहिए कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड और विल पावर से आप हर जंग जीत सकते हैं, है ना। तो उनको एक शारीरिक व्यायाम हल्का फुल्का वो अपने शरीर के हिसाब से कर सकती है, लेकिन मानसिक व्यायाम जिसको कहते हैं योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग आजकल तो बहुत सब चल रहा है, वो सब करना उनके लिए एक बहुत ही फायदेकारक सिद्ध होगा। तो स्वाति जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी ढेर सारी जानकारी दी, वाकई में महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए। तो स्वाति जी, यहाँ पर प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपने स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि ऐसी बीमारी से हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है। उन सभी महिलाओं से मैं कहना चाहूंगी जो अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, वो अपने आप को ना भूलें। कुछ भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मुझे अब आज्ञा दें, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।